जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा नेक्स्ट सेशन है कुछ का। आज हम लोग देखेंगे सेल्स। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन हैं और सभी इम्पोर्टेंट को एग्जाम में ये आने वाले क्वेश्चन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा ये रहा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जो आसानी से दिखेगा। ठीक है, चलिए। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका ये जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये कोशिका है। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। किसने बताया कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना है? तो ये स्लाइडन ने बताया था। कब बताया था? 1833 ईस्वी में, कि पादपों का शरीर ये सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। नेक्स्ट है, किसने बताया कि जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना है? तो ये स्वान ने बताया था कि जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना है। ये 1839 में बताया था। स्लाइडन ने कब बताया? स्लाइडन ने बताया था कि पादप का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना है 1838 ईस्वी में। और स्वान ने बताया था कि जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना है। ये कब बताया था? 1839 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? तो ये बिरचो ने बताया था। क्या बताया था? कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। ये बिरचो ने बताया था 1855 ईस्वी में। किसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था एम.जी. स्लाइडन तथा थियोडर स्वान ने। किसने? एम.जी. स्लाइडन ने तथा थियोडर स्वान ने। इनके ये पूरे नाम है, स्लाइडन और स्वान। स्वान ने यानी कि स्लाइडर ने क्या बताया था? कि पादप कोशिकाओं का पादपों का शरीर कैसे बना है? सूक्ष्म कोशिकाओं से बना है। और वही स्वान ने बताया था कि जंतुओं का शरीर ये सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, तो ये कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? एम.जे. स्लाइडन ने तथा थियोडर स्वान ने। ये इनके पूरे नाम है, थियोडर स्वान। स्वान का पूरा नाम थियोडर स्वान है और स्लाइडन का पूरा नाम एम.जे. स्लाइडन है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? तो ये विषाणु पर लागू नहीं होता है। किस पर नहीं? विषाणु पर, वायरस पर लागू नहीं होता है। किस जंतु को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है? तो विषाणु को, यानी वायरस को क्या माना जाता है? इसको जीवित भी माना जाता है और अजीवित भी माना जाता है। ठीक है, विषाणु किसके बने होते हैं? तो विषाणु ये सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सम एकल तंतु आरएनए से बने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। कोशिका सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं की बात करें, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। बिल्कुल, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? एक कोशिका यानी कि सेल से होती है। किससे होती है? एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। इसमें मेन क्या होता है? केंद्रक, न्यूक्लियस होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव बनता है। यानी कि प्रत्येक कोशिका की एक स्वाधीन इकाई है। ठीक है, सबसे अगर हम बात करें कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो कोशिका होती है। ठीक है, सेल्स, ये शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। और ये सभी कोशिकाएं जो मिलकर क्या काम करती हैं? एक जीव का निर्माण करती हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए किसी जीव का निर्माण कैसे हुआ है, तो वो कोशिका से हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में जो चोट लग जाती है उसमें उसकी मरम्मत के लिए कौन सी कोशिका विभाजन होता है? उसका किसका प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्री विभाजन यानी ओनली क्या किया जाता है? माइटोसिस का प्रयोग होता है। सूत्री विभाजन का पहला चरण क्या कहलाता है? तो ये प्रोफेज होता है, यानी पूर्वावस्था। माइटोसिस का पहला चरण जो होता है वो क्या होता है? पूर्वावस्था होता है, यानी प्रोफेज। ठीक है, आगे देखते हैं। सूत्री विभाजन के उस चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ जाते हैं। तो विभाजित कोशिका के गुणसूत्र जो मध्य रेखा पर आ जाते हैं ये होता है मेटाफेज। क्या होता है? मेटाफेज होता है। कोशिका झिल्ली
कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली ये किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जो होती है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज होती है। ये बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखेंगे हम लोग जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में किसका अभाव पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है। सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है। ये सेल्यूलोज किसमें होता है? ये होता है पादप कोशिका में, यानी प्लांट सेल में, ठीक है, पादपों में होता है। एक जीव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो एक जीव की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन। न्यूरॉन होती है ये एक जीव की सबसे लंबी कोशिका, ठीक है। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है? अगर सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका की बात करें शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है, ठीक है। सबसे छोटी ज्ञात कोशिका किसकी है? तो ये माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम जीवाणु की है। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम बैक्टीरिया जो होता है उसकी सबसे छोटी कोशिका है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या है, इनको देखते हैं। एक तरफ अंग दिए गए हैं, ऑर्गन्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक सेल्स दी गई है और एक तरफ यूकैरियोटिक सेल्स दी गई। इनमें दोनों में डिफरेंस ढूंढना है, हम लोग डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस की बात करें, देखिए ऑर्गन की बात करें, अगर कोशिका भित्ति यानी सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल वाल, जिसको सेल वाल कहते हैं, कोशिका भित्ति, ये इसमें क्या होता है? प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो सेल वाल होती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में किसकी बनी होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसमें कोशिका भित्ति जो होती है सेल वाल, वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है सेल वाल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अनुपस्थित रहता है, यानी न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित, एब्सेंट होता है। वही यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिक झिल्ली जो होती है सेल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रिक झिल्ली होती है वो क्या होती है? अनुपस्थित होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली जो होती है वो उपस्थित होती है, ठीक है। आगे देखते हैं कोशिका विभाजन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है, और जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। दोनों तरफ का होता है, अर्धसूत्री भी होता है, समसूत्री भी होता है। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। वही अगर आगे देखें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, और वही यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं, और जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम्स जो होते हैं वो 80S प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? 80S प्रकार के होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम, प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। गोल्गी काय प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए एकल सूत्र के रूप में उपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए दोहरे सूत्र के रूप में पूर्ण विकसित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है, ऐसे रखिए याद, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में एकल सूत्र में होता है, धागे के समान होता है डीएनए, और जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पूर्ण विकसित होता है, ठीक है, डबल सूत्र में होता है। वही अगर बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन कैसे होते हैं? श्वसन ये प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है,
प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है और वही यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। तो श्वसन जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है और जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है श्वसन होता है वो प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो आंतरिक झिल्लियों में होता है। किस में होता है? आंतरिक झिल्लियों में होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। प्राप्ति स्थल की बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका ये कहाँ पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणुओं तथा नील हरित शैवालों में पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका ये सभी बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। ठीक है, अब याद रखिए यहाँ से प्रोकैरियोटिक कोशिका कहाँ पाई जाती है? ये जीवाणुओं तथा नील हरित शैवालों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणुओं और नील हरित शैवालों में पाई जाती है, और जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो सभी बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। ऐसे याद रखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका है सभी बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है, यानी कि जो कई सेल से बने होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, उनमें यूकैरियोटिक पाई जाती है और जीवाणुओं और नील हरित शैवालों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, ये हो गई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में सही तथ्य है। तो इसमें सही तथ्य है, स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सही तथ्य क्या है? तो सही तथ्य है ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। स्तंभ कोशिकाएं जो होती हैं इनके प्रत्यारोपण के संदर्भ में सही तथ्य है कि ये प्राणियों में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मदद करती हैं। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण यानी सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहते हैं? तो इसको एपोप्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग न्यूक्लियस यानी केंद्रक। किसने 1831 में केंद्रक की खोज की थी? तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। किसे कोशिका का नियंत्रक केंद्रक कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रक केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका प्रकार्यात्मक इकाइयों का नियंत्रण कौन करता है? तो ये केंद्रक करता है। कोशिका के किस कोशिकांग को मास्टर अंग कहा जाता है? तो नाभिक को क्या कहा जाता है? कोशिका के कोशिकांग को मास्टर अंग कहा जाता है, नाभिक को मास्टर अंग कहा जाता है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ी कोशिकांग क्या होती है? तो वो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल का, वो किसमें होता है? केंद्रक में होता है। नेक्स्ट देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमान ने 1890 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1890 ईस्वी में रिचर्ड अल्टमान के द्वारा की गई थी। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रतिपादन ये कार्ल बेंडा ने 1897-98 ईस्वी में किया था। किसने किया था? बेंडा ने। ठीक है, अल्टमान ने खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की और बेंडा ने इसको नाम दिया था। किसे कोशिका का शक्तिगृह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का
पावर हाउस कहा जाता है, यानी शक्ति ग्रह कहा जाता है या विद्युत ग्रह कहा जाता है, कुछ भी है। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका के किस कोशिकांग पर डीएनए व राइबोसोम स्थित होता है? तो ये कोशिका के किस कोशिकांग पर? तो माइटोकॉन्ड्रिया पर क्या होता है? डीएनए और राइबोसोम स्थित होता है। किस पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पर डीएनए और राइबोसोम स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह कोशिकांग कौन सा है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं वो संपन्न होती हैं कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया ये किस कोशिका में पाई जाती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, ये ध्यान रखिए। और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन होता है। हमारे श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला जो पद है वो कौन सा है? क्रेब्स चक्र है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। क्रेब्स चक्र कोशिका के किस अंग से संपन्न होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? तो क्रेब्स चक्र की खोज की थी हैंस क्रेब्स ने 1937 ईस्वी में। किसने की थी? हैंस क्रेब्स ने 1937 ईस्वी में खोज की थी। एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को किस नाम से जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक स्थित होते हैं? तो ये प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इसी में उपस्थित होता है, इसी में रहता है। आगे देखेंगे हम लोग राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम्स की खोज पैलेट ने 1955 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1955 ईस्वी में की थी। प्रोटीन संश्लेषण में किन कोशिकांगों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो ये राइबोसोम्स और अंतःद्रव्यी जलिका जो होती है प्रोटीन संश्लेषण में, इनकी सबसे ज़्यादा भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसकी होती है? राइबोसोम्स की होती है और अंतःद्रव्यी प्रजलिका की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कहा जाता है, इसको राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो राइबोसोम्स को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो ये राइबोसोम्स में बनाया जाता है। राइबोसोम्स में क्या बनाया जाता है? प्रोटीन बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखेंगे हम लोग लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज जो की थी वो डी डुवे ने की थी 1958 ईस्वी में। ठीक है, डी डुवे। कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो ये लाइसोसोम्स जो होता है ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है लाइसोसोम्स। किसे कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो सुसाइड बैग कहा जाता है लाइसोसोम्स को। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग कहा जाता है। आगे देखते हैं। कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? तो ये कोशिकांग कौन सा होता है जो किसी बाहरी पदार्थ या खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है, जिसको सुसाइड बैग ऑफ सेल्स कहा जाता है? तो ये होता है लाइसोसोम्स। क्या होता है? लाइसोसोम्स, जिसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कोशिका के प्रमुख अंग। ठीक है, कोशिका के प्रमुख अंग देखेंगे। एक तरफ कोशिकांग है, दूसरी तरफ उनके कार्य दिए गए हैं, तो इनको देख लेते हैं। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जिसको कहते हैं, इसका कार्य क्या होता है? सेल वॉल जो होती है सिर्फ कहाँ पाई जाती है? केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। ठीक है, प्लांट सेल में पाई जाती है। और यह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल वॉल सेलुलोज की बनी जाती है। देखिए, सी से सेल हो गया और ये से सेलुलोज, ये सेलुलोज किससे हो गया? सी से हो गया। ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार और कठोरता प्रदान करती है। क्या करती है? निश्चित आकार और कठोरता प्रदान करती है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे नेक्स्ट देखेंगे कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन का कार्य होता है अर्धपारगम्य कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है। ये अर्धपारगम्य कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है। यह किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किस किस की बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली। यह आघातों से कोशिका की रक्षा करती है, यानी कि किसी प्रकार कोशिका में कोई ताप, दाब, चोट लगती है, उससे क्या करती है? कोशिका की रक्षा करती है। क्या करती है? कोशिका की रक्षा करती है। कौन करता है? कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कोशिका द्रव्य, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म का कार्य क्या होता है? साइटोप्लाज्म का कार्य होता है कोशिका द्रव्य एक बहुत गाढ़ा परभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। कोशिका द्रव्य कैसा होता है? कोशिका द्रव्य एक बहुत गाढ़ा पारभासी, यानी कि जिसको हम लोग देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ होता है। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य में पाया जाता है, यानी ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये साइटोप्लाज्म किस किस में पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज होती है, या न्यूक्लियस के मध्य में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग केंद्रक। केंद्र की बात करें तो इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लियस की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक केंद्रक होते हैं कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक केंद्रक कहते हैं। ठीक है, ये कोशिका में मेन पार्ट होता है। कोशिका का जो होता है, कोशिका का केंद्रक नियंत्रक होता है केंद्रक। यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है और इसमें डीएनए पाया जाता है। इसमें क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियस में। आगे देखेंगे हम लोग अंतःप्रदव्ययी जलिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अंतःप्रदव्ययी जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये क्या होता है? इसका कार्य, इसका जो वर्क होता है, फंक्शन होता है, यह अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। क्या करती है? अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। चिकनी अंतःप्रदव्ययी जालिका वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में ये भाग लेती है। क्या क्या करती है? चिकनी अंतःप्रदव्ययी जालिका वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। खुरदुरी अंतःप्रदव्ययी जालिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। जो चिकनी होती है, चिकनी अंतःप्रदव्ययी जालिका, ये क्या करती है? वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। ठीक है, और जो खुरदरी अंतःप्रदव्ययी जालिका होती है, वो क्या करती है? वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। प्रोटीन संश्लेषण में क्या करती है? मदद करती है, भाग लेती है। यह कोशिका द्रव्य का यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। ये कोशिका द्रव्य का यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। क्या करती है? सहारा प्रदान करती है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं राइबोसोम्स। अब हम लोग देखेंगे राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो राइबोसोम्स की खोज की गई थी पैलेट ने। कब की गई थी? 1955 ईस्वी में। राइबोसोम्स की खोज पैलेट के द्वारा 1955 ईस्वी में की गई थी। राइबोसोम्स प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो किस में भाग लेते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में ये भाग लेते हैं। राइबोसोम्स को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। प्रोटीन का कारखाना कहते हैं किसको? राइबोसोम्स को। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की बात करें, लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? तो इनका जो फंक्शंस होता है, वर्क होता है, लाइसोसोम, इनकी खोज डी डवे के द्वारा 1958 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1958 ईस्वी में डी डवे के द्वारा की गई थी। लाइसोसोम्स का आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। कैसा होता है? बहुत छोटा होता है और थैली जैसा होता है। लाइसोसोम्स क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करके उनके पाचन में सहायक करते हैं। लाइसोसोम्स का वर्क क्या होता है कि क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं जो उनको नष्ट करके उनके पाचन में सहायता करते हैं।
और इन्हें आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग्स इसको कहा जाता है, लाइसोसोम्स को। और ये जीवाणु और विषाणु से रक्षा करते हैं। किससे करते हैं? जीवाणु और विषाणु से रक्षा करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन संपन्न होता है। क्या होता है? इसमें कोशिकीय श्वसन संपन्न होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें उपापचय की क्रियाएं संपन्न होती हैं। किसमें होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में उपापचय की क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं जो होती हैं वो संपन्न होती हैं। इसमें क्रिस्टी पाए जाते हैं और इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गोल्गी का है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं। ये गोल्गी का है। गोल्गी का की खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी। कब की थी? 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्गी ने की थी किसकी? गोल्गी का की खोज। यह कोशिका का मुख्य श्रवण अंग होता है। क्या होता है? श्रवण अंग होता है, यानी कोशिका का मेन जो सेक्रेटरी होता है वो कौन होता है? गोल्गी काय होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यह लाइसोसोम्स एवं पैराक्सीसोम्स का निर्माण में मदद करता है। लाइसोसोम और पैराक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। कौन करता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। यह पादप कोशिका के विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में मदद करता है। क्या करता है? कोशिका प्लेट बनाने में मदद करता है। गोल्गी काय कुछ यूकैरियोटिक कोशिका स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका, जीवाणु तथा नील हरित शैवाल में नहीं पाए जाते। देखिए गोल्गी काय ये कहाँ नहीं पाए जाते हैं? गोल्गी काय जो होते हैं ये यूकैरियोटिक कोशिका स्तनधारी की लाल रुधिर कणिकाओं में, यानी कि आरबीसी में, ठीक है। जीवाणु तथा नील हरित शैवाल में नहीं पाए जाते हैं। किस में नहीं पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका जो गोल्गी काय कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाएं, स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी, जीवाणु यानी बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें नहीं पाए जाते हैं गोल्गी काय। चलिए आगे देखते हैं वैक्यूल यानी कि रिक्तिका जिसको रसधानी कहते हैं। वैक्यूल्स इनके फंक्शन क्या हैं? वैक्यूल्स के फंक्शन, ये रसधानियों के अंदर तरल या ठोस पदार्थ इसमें भरा रहता है। वैक्यूल में क्या रहता है कि तरल या ठोस पदार्थ इनमें भरा रहता है। जंतु कोशिका में रसधानियां जल संतुलन का कार्य करती हैं। क्या करती हैं? ये जल संतुलन का कार्य करती हैं। पादप कोशिका की रसधानियों का कोशिका रस निर्जीव पदार्थ होता है। पादप कोशिका की रसधानियों का जो कोशिका रस होता है वो क्या होता है? निर्जीव पदार्थ होता है। ये पादप कोशिका में स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं वैक्यूल्स। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग प्लास्टिड यानी जिसको लवक कहते हैं। प्लास्टिड ये क्या होता है? ये केवल कहाँ पाई जाती है? ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है प्लास्टिड। इसका आकार अंडाकार, गोलाकार या तस्तरी नुमा होता है। कैसा कैसा होता है? अंडाकार भी होता है, गोलाकार भी होता है या तस्तरी नुमा भी होता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अबर्डी लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अबर्डी लवक जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ये जड़ तथा भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अवर्णीकृत। अवर्णीकृत मतलब होता है अवर्णी लवक जो होते हैं यानी कि ये बिना रंग के होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जड़ तथा भूमिगत तनों में पाए जाते हैं, ठीक है। जड़ों में पाए जाते हैं या भूमि के अंदर जो तने होते हैं उनमें पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये भोजन के भंडारण में मदद करते हैं। इनका काम क्या होता है? ये भोजन के भंडारण में ये मदद करते हैं। सेकेंड आता है वर्डी लवक। वर्डी लवक जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? ये रंगीन लवक होते हैं। ये फूलों और फलों को रंग प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? फूलों और फलों को रंग प्रदान करते हैं। इसके बाद में आता है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक आता है। ये हमारा थर्ड होता है। इसमें क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में? इसमें पर्णहरित, कैरोटीन तथा जैंथोफिल लवक पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? इसमें पर्णहरित, कैरोटीन और जैंथोफिल लवक पाए जाते हैं। पर्णहरित ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायता करते हैं। कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। हरित लवक में पर्णहरित पाया जाता है, कैरोटीन और जैंथोफिल लवक पाए जाते हैं। और इनमें कैरोटीन के कारण जो पत्तियों का रंग होता है वो कैसा पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है, ठीक है। ये तो हमारे थे सेल ऑर्गन्स, उनके वर्क, उनके फंक्शंस।
आगे देखेंगे हम लोग पादप कोशिका। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं पादप कोशिका में। पादप कोशिका ये जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, क्योंकि ये पादप कोशिका में क्या होता है, सेल वाल पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में सेल वाल नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति। ठीक है, पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है, तो पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, तो इसको सेल्यूलोज कहा जाता है। कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनको सेल्यूलोज कहा जाता है। तो पादप कोशिका की जो सेल वाल जो होती है, प्लांट की सेल वाल होती है, वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ये क्या होते हैं, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में ये एब्सेंट रहता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल को सबसे पहले किसने पृथक और नामित किया था, तो क्लोरोफिल को सबसे पहले केबेंतु और पेलेटियर ने इसको पृथक किया था और इनको नामित किया था, इनका नाम दिया था। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। पौधों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो पौधों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोफिल पर्णहरित के कारण होता है। कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो ये क्लोरोफिल होता है पर्णहरित, ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। आगे देखते हैं। गैर हरित वनस्पतियों में किसकी कमी होती है, तो पर्णहरित की कमी होती है। किसमें, गैर हरित वनस्पतियां जो होती हैं यानी कि बिना हरी होती हैं, ठीक है, उनमें किसकी कमी होती है, उनमें पर्णहरित की, क्लोरोफिल की कमी होती है। फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करती है, तो फलों और सब्जियों में जो कैरोटीन होता है वो नारंगी रंग प्रदान करता है। गाजर का नारंगी रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाजर का नारंगी रंग होता है। टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये लाइकोपेन के कारण होता है। लाइकोपेन के कारण क्या होता है, टमाटर का लाल रंग होता है। चुकंदर का गुलाबी रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये विटामिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, चुकंदर का गुलाबी रंग होता है। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो जो पौधों में नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण इसका रंग होता है बैंगनी, नीला या लाल। चलिए आगे देखते हैं। वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है, वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक जो होता है वो फाइकोसाइनिन होता है। क्या होता है, फाइकोसाइनिन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर देखते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर देख लेते हैं। एक तरफ पादप कोशिका यानी प्लांट सेल है, दूसरी तरफ जंतु कोशिका है, एनिमल सेल्स। पादप कोशिका में देखते हैं, पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, क्या होती है, एब्सेंट होती है। एनिमल सेल्स में सेल वाल जो होती है वो एब्सेंट होती है। कोशिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढकी रहती है। कोशिका क्या होता है, कोशिका जो होती है वो जीव द्रव्य झिल्ली से यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये ढकी रहती है। आगे देखेंगे, प्लांट सेल में कवक और जीवाणु को छोड़कर सभी पादपों में पर्णहरित पाया जाता है। किसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल किसमें नहीं पाया जाता है, कवक में नहीं पाया जाता है और जीवाणु में नहीं पाया जाता है, यानी कि फंजाई और बैक्टीरिया में क्या नहीं पाया जाता है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और सभी पौधों में क्या होता है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जंतुओं में क्या नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं प्लांट सेल में कि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्र के पास ताराकार
ताराकार सेंट्रोसोम पाया जाता है जो कि कोशिका विभाजन में सहायता करता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर जिसको कहते हैं, ये पाया जाता है और प्लांट सेल में सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं, पादप कोशिका में रसधानी या बैकुल पाई जाती हैं। रसधानी जिसको कहते हैं बैकुल, रिक्तिका, ये पाई जाती हैं किसमें? प्लांट सेल में पाई जाती हैं। जबकि जंतु कोशिका में रसधानी यानी कि जो बैकुल्स होते हैं वो कोशिका की अपेक्षा छोटी होती है। इसमें कैसी होती है? छोटी होती है। पादप कोशिका में लाइसोसोम्स होते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, जिनको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ठीक है, अब हमारा ये कोशिका का जो पार्ट था ये समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे टिश्यू। ठीक है, आज हम लोगों ने कोशिका सेल्स को समाप्त किया। ठीक है साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते रहेंगे, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा टिश्यू। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।